हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस किया था। आज की क्लास में हम फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, फंक्शंस का कुछ बेसिक हम फर्स्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, ये बात ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने लिखा रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम set A to set B is said to be a function सेट ए से सेट बी में मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। उस रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे? इफ दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए should have their image in set B। सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। ये बात ठीक है? मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर। सेकंड कंडीशन होता है नो एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to more than one element of set B। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? जो मैं अभी बता रहा हूं ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे? पहला कंडीशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड हैव देयर इमेज इन सेट बी। नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास सेट ए है ए बी सी डी, सेट बी इज पी क्यू आर एस टी। ठीक है, सेट ए से सेट बी में मैंने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया। यहां पे है ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी। ये ठीक है। ए को हमने पी से मैप किया, बी को क्यू से मैप किया, बी को आर से मैप किया, बी को एस से मैप किया, सी को टी से मैप किया। अब आप बताओ ये जो फंक्शन है, ये जो आपके सामने ये मैपिंग की गई है, ये फंक्शन है या नहीं है? पहला कंडीशन बताओ, पहला कंडीशन क्या होता है? पहला कंडीशन क्या लिखा है आपने? पहला कंडीशन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड हैव देयर इमेज इन सेट बी। ए एलिमेंट, ये जो ए है इसका स्मॉल ए वाला जो एलिमेंट है इसका इमेज है क्या? यस। बी का भी इमेज है, सी का भी इमेज है, बट इस डी वाले एलिमेंट का तो कोई इमेज है ही नहीं। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? वायलेट हो गई। सेकंड कंडीशन नो एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अच्छा देखो, कोई भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट से मैप नहीं होना चाहिए। ये ए वाला एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप हो रहा है, सही है, बट इस बी वाले एलिमेंट की तो दो इमेज नहीं आ गई, तीन इमेज आ गई, सॉरी तीन इमेज आ गई। बी वाला एलिमेंट क्यू से भी मैप हो रहा है, बी वाला आर से भी हो रहा है, बी वाला एस से भी हो रहा है। तो पहला कंडीशन भी वायलेट हो गया, सेकंड कंडीशन भी वायलेट हो गया। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन तो पहचानना आना चाहिए, ठीक है? दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक और एग्जांपल लिख लिया, सेट ए ए बी सी डी, सेट बी पी क्यू आर एस टी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट ए से सेट बी में मैंने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया, ठीक है? ए एलिमेंट को पी से मैप किया, बी को पी से मैप किया, सी को पी से मैप किया, डी को आर से मैप कर दिया। अब आप बताओ ये जो आपके सामने मैपिंग की गई है ये फंक्शन है या नहीं है? पहला कंडीशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड हैव देयर इमेज इन सेट बी। ए का भी इमेज है, बी का भी इमेज है, सी का भी इमेज है, डी का भी इमेज है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन
नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का कोई भी एलिमेंट 2 से जाके मैप नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ये बी वाला एलिमेंट 3 से जाके मैप नहीं हो रहा था, तो इसीलिए सेकंड कंडीशन वायलेट हो गई थी। अच्छा, ए वाला एलिमेंट 1 से ही मैप हो रहा है, बी वाला एलिमेंट भी तो एक ही एलिमेंट से जाके मैप हो रहा है। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, बट 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। ठीक है, एक एलिमेंट 2 से जाके मैप नहीं होना चाहिए, बट 2 एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है। ए वाला एलिमेंट की एक ही तो इमेज है, बी का भी एक ही इमेज है, सी का एक ही इमेज है, बट वो तीनों इमेज सेम है, एबीसी तीनों का इमेज पी आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डी का इमेज एक ही इमेज है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये तो हमने बनाया है एरो डायग्राम। ये क्या है? दिस इज एरो डायग्राम ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का एरो डायग्राम है। फंक्शन को अगर मेरे को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मतलब फंक्शन को लिखना है, अगर फंक्शन हम ऐसे लिखेंगे, देखो फंक्शन ऐसे लिखेंगे, ए वाला एलिमेंट पी से मैप हो रहा है तो ए कॉमा पी वाला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, बी कॉमा पी आ जाएगा, सी कॉमा पी आ जाएगा, डी कॉमा आर आ जाएगा। तो ये मेरा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा गया है, इसका आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बताना है। ये भी हम पहले कर चुके हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन लिखने के लिए ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट उठा लिया करो, ये पहले वाले एलिमेंट एबीसीडी, तो डोमेन आ जाएगा एबीसीडी। या डोमेन, फंक्शन का डोमेन बोलने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर मैं फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं फंक्शन का डोमेन लिखूंगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स। अच्छा, सेट ए के सारे एलिमेंट्स में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स ही तो मैप होंगे, तभी तो वो फंक्शन है। कोडोमेन लिखने के लिए मैं लिखता हूँ कंप्लीट सेट बी, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। कोडोमेन अगर लिखना है तो PQRST आ जाएगा। रेंज अगर मेरे को लिखना है, देखो डोमेन तो आ गया कंप्लीट सेट ए, कोडोमेन आ गया कंप्लीट सेट बी। रेंज में लिखूंगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच हैव देयर प्री इमेज इन सेट ए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? रेंज निकालने के लिए ना, ये ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है ये उठा लो, P P P, तो P आ गया और यहां से R आ गया, तो P और R आ गया। एरो डायग्राम से देखना है तो आप ऐसे देख लो, सेट बी के वो वाले एलिमेंट्स जिनका मैपिंग किया गया है, P का मैपिंग किया गया है, R का मैपिंग किया गया है, Q S और T का तो मैपिंग किया ही नहीं गया, तो Q S और T ये 3 एलिमेंट कोडोमेन में तो रहेंगे बट रेंज के अंदर नहीं आएंगे। कर लोगे ना? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये हमने मान लिया P है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, इसको ऐसे डिनोट करते हैं N ऑफ B। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज Q। ये बात ठीक है? मुझे बताना है नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। मैं सेट A से सेट B में फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, तो कितने फंक्शन बनेंगे? अच्छा, आप मेरे को बताओ, सेट A में P एलिमेंट्स है, सेट B में Q एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B मतलब A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? P इंटू Q एलिमेंट्स होंगे। और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? सॉरी, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट आएंगे? 2 की पावर PQ। तो सेट ए से सेट बी में अगर मेरे को रिलेशन बनाने हैं तो कितने रिलेशन बनेंगे? 2 की पावर PQ। अब उन रिलेशंस में से कुछ रिलेशन तो फंक्शन होंगे और कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2 की पावर PQ। अब उन रिलेशंस में से कुछ फंक्शन होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ फंक्शंस आप मेरे को ये बताओ 2 की पावर PQ से कम आएगा या ज्यादा आएगा? नंबर ऑफ फंक्शंस 2 की पावर PQ से कम ही आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस तो हो गए 2 की पावर PQ। अब उन 2 की पावर PQ नंबर ऑफ रिलेशंस में से कुछ रिलेशन फंक्शन है और कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो देखो, नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला बनाने के लिए आप ऐसे देखो, ये मेरा सेट A है,
एंड दिस इज सेट बी। सेट ए से सेट बी में हम एक फंक्शन एफ डिफाइन कर रहे हैं, ये ठीक है। आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, पी एलिमेंट्स है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, क्यू एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स लिखे गए हैं, कितने एलिमेंट्स हैं ये, पी। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, क्यू एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो मैंने ये पहला एलिमेंट उठाया। अच्छा, अब मेरे को फंक्शन डिफाइन करना है, तो फंक्शन के लिए पहली कंडीशन हो गई कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए, ये बात ठीक है। और दूसरा कंडीशन हो गया कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट 2 से जाके मैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, ये जो पहला एलिमेंट मैंने उठाया, ये पहला एलिमेंट उठाया, इसको मैप करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास, इस पहले वाले एलिमेंट को मैप करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है। सामने मेरे को क्यू एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो सेट ए के अंदर ये जो पहला एलिमेंट है, इसको मैप करने के मेरे पास क्यू ऑप्शंस हैं। या सेट ए के पहले एलिमेंट को अगर मेरे को मैप करना है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, सेट ए के पहले एलिमेंट को मैप करने के मेरे पास क्यू नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। सामने क्यू एलिमेंट दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा, ये जो सेकंड एलिमेंट मैं उठाऊंगा, इसको मैप करने के कितने तरीके हैं, ये जो सेकंड, अब मैंने सेट ए का सेकंड एलिमेंट उठाया, इसको मैप करने के कितने तरीके होंगे बताओ। क्यू ऑप्शन होंगे या क्यू -1 होंगे, अभी भी क्यू ही होंगे, क्योंकि आप ऐसे देखो ना, पहला एलिमेंट जिस एलिमेंट से जाके मैप हुआ होगा, वो दूसरा एलिमेंट वापस से उसी एलिमेंट से तो जाके मैप हो सकता है, फंक्शन के लिए तो चलेगा ना ये। मान लो सेट ए वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से जाके मैप हो गया, तो सेकंड एलिमेंट वापस से इससे नहीं हो सकता, वापस उसी से जाके हो सकता है। तो पहले एलिमेंट को मैप करने के अगर क्यू नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, तो सेकंड एलिमेंट को मैप करने के कितने ऑप्शन होंगे, क्यू ही नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे, क्यू ऑप्शंस ही होंगे। थर्ड एलिमेंट के लिए भी क्यू ऑप्शंस हैं, फोर्थ एलिमेंट के लिए भी क्यू ऑप्शंस हैं, एंड सो ऑन, लास्ट एलिमेंट के लिए भी क्यू ऑप्शंस हैं। तो ये कितने बार आएगा क्यू, पी टाइम्स आएगा ना, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, कितनी बार आएगा, पी टाइम्स। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, कितनी बार आएगा, पी टाइम्स। तो आंसर आ गया क्यू की पावर पी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बता सकते हो, नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। अगर मैं सेट बी से सेट ए में फंक्शन बनाऊं तो कितने फंक्शन बनेंगे, सेट बी टू सेट ए, ये बता दो कितने होंगे। ये हो जाएंगे पी की पावर क्यू, ठीक है। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। आगे अब आप लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज वन फंक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अब आगे जो भी हम करेंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज वन फंक्शन। तो सबसे पहले आप ऐसे देखो, वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। वन बोलो या इंजेक्टिव बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, मैंने लिखा अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड वन। शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं वन, ठीक है। इज कॉल्ड वन फंक्शन इफ every element of set A, every element of set A have unique image in set B।
सेट ए से सेट बी में मैंने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया, उसको वन वन कब बोलेंगे, जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। ये बात ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल, सेट ए मैंने लिखा ABCD, सेट बी मैंने लिखा PQRST, ठीक है। सेट ए सेट बी, दिस इज फंक्शन F1 ABCD PQRST, ठीक है। ए वाला एलिमेंट P से मैप हो गया, बी वाला एलिमेंट Q से मैप हो गया, सी वाला एलिमेंट R से मैप हो गया। तो अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? ये तो फंक्शन ही नहीं है। सबसे पहले जब वन वन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो वो फंक्शन तो होना चाहिए ना। फंक्शन होना चाहिए मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से मैप होने चाहिए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट दो से जाके मैप नहीं होना चाहिए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। चलो इसको फंक्शन बना दिया, अब तो ये फंक्शन है, अब तो ये फंक्शन है ना। तो अब ये फंक्शन तो है, फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन है। अब आपको बताना है वन वन फंक्शन है या नहीं। वन वन फंक्शन के लिए हमने लिखा है ऑल द एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो आप मेरे को बताओ ए का इमेज P आ गया, B का इमेज Q आ गया, C और D दोनों का इमेज R आ रहा है, तो C और D का यूनिक इमेज है क्या? नहीं है, तो दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। सेकंड एग्जांपल, सेट A सेट B ABCD PQRST, A को P से मैप किया, B को Q से मैप किया, C को R से मैप किया, D को S से मैप किया, दिस इज वन वन फंक्शन। ये जो मैपिंग आपको दिख रही है ना, ये फंक्शन भी है और ये वन वन फंक्शन है या नहीं है? ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है सेट बी में। सेट ए के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है, ए का इमेज P, B का इमेज Q, C का इमेज R, दिस इज R, ठीक है। D का इमेज S है, तो कोई से भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज तो आ नहीं रहा, हर एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज है सेट बी में। तो वन वन मैपिंग तो पहचान लोगे, वन वन मैपिंग देखो ये होती है, ये जो आपके सामने बनाई गई है ना, इसको हम बोलते हैं दिस इज वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग तो पहचान लोगे, उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, एक एलिमेंट एक एक से ऐसे वन वन मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आगे मैंने लिखा कंडीशन फॉर वन वन फंक्शन। पहला केस चलो मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 4। यहां पे कुछ ऐसा है, फंक्शन f बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे तो मैंने लिख दिया ABC, यहां पे लिख दिया PQRS। तो आप देख सकते हो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। अब आपको वन वन मैपिंग करनी है, आपको क्या करना है? वन वन मैपिंग करनी है। ए को P से मैप कर दो, B को Q से मैप कर दो, C को R से मैप कर दो, तो ये आ गई ना वन वन मैपिंग, दिस इज वन वन मैपिंग हो गई है, ठीक है। सेकंड केस आप ऐसे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 3, दोनों में अगर बराबर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएं सेट ए से सेट बी, फंक्शन f बनाया, यहाँ पे आ गया ABC, यहाँ पे आ गया PQR। वन वन मैपिंग करनी है, A को P से, B को Q से, C को R से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दोनों में 3 है। अब आप ये तीसरा केस देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए तो मैंने मान लिया 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 3। अब आप करके दिखाओ मेरे को वन वन मैपिंग, कर सकते हो? यहाँ पे तो आ गए 4 एलिमेंट ABCD और यहाँ पे आ गया PQR, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 3। वन वन मैपिंग करनी है आपको, करो। चलो ठीक है,
ए को पी से किया, बी को क्यू से किया, सी को आर से किया। अब तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 1-1 मैपिंग पॉसिबल है या नहीं है? 1-1 मैपिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे 1-1 मैपिंग पॉसिबल है, यहाँ पे 1-1 मैपिंग पॉसिबल है। अभी तो देखो, अभी तो मैंने डी को मैप किया ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये तो फंक्शन ही नहीं है। अब इसको फंक्शन अगर बनाना है तो डी को कहीं ना कहीं तो ले जाके मैप करना पड़ेगा। कहां ले जाके मैप करूं बताओ? डी को कहां ले जाके मैप करें? डी को कहीं भी ले जाके मैप कर दो तो फिर ये फंक्शन बन जाएगा, बट ये 1-1 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 1-1 मैपिंग नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं सेट ए से सेट बी में फंक्शन बना रहा हूं तो 1-1 मैपिंग तभी पॉसिबल होगी जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या तो सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये बात ठीक है? तो देखो, एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख दी, 1-1 मैपिंग is possible when number of elements in set A should be less than or equal to number of elements in set B. 1-1 mapping is possible only when number of elements in set A is less than or equal to number of elements in set B. ये ठीक है? ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, if number of elements in set A is less than or equal to number of elements in set B, तो हम क्या लिखेंगे? 1-1 मैपिंग इज पॉसिबल। 1-1 मैपिंग तभी पॉसिबल है when number of elements in set A is less than or equal to number of elements in set B। चलो ठीक है, आगे देखो। आगे हमने लिखा नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस। ठीक है, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B is Q। तो ये कुछ वैसी चीज है कि यहाँ पे सेट A है, यहाँ पे सेट B है। ठीक है, अच्छा सेट A में कम एलिमेंट्स हैं, सेट B में ज्यादा है ना, तो सेट B को मैंने बड़ा बनाया है। ठीक है, सेट B को बड़ा बनाया है। यहाँ पे तो देख लो, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? P एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे Q एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज Q। ठीक है, मुझे बताना है नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस का फॉर्मूला। नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस बताने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A शुड बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। इसका मतलब है कि P इज लेस देन और इक्वल टू Q, ये कंडीशन है। P इज लेस देन और इक्वल टू, ये कंडीशन है मेरे पास। अच्छा, अब आप देखो 1-1 मैपिंग करनी है, तो इस पहले एलिमेंट को मैप करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? इस पहले एलिमेंट को मैप करने के Q ऑप्शंस हैं। इस सेकंड एलिमेंट को मैप करने के कितने ऑप्शन होंगे? अच्छा, ये पहले वाला एलिमेंट जिस एलिमेंट से जाके मैप हो गया होगा, अब वापस से सेकंड एलिमेंट उस वाले एलिमेंट से जाके तो मैप होगा नहीं, तो इसके लिए मेरे पास Q-1 ऑप्शंस है। ये बात ठीक है ना? तीसरे एलिमेंट के लिए मेरे पास Q-2 ऑप्शंस है। तीसरे के लिए Q-2 ऑप्शंस इसलिए हैं क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड जहां जाके मैप हो गया होगा, उन दोनों एलिमेंट से तो तीसरा एलिमेंट जाके मैप नहीं होगा, तो उसके लिए Q-2 ऑप्शंस। तीसरे के लिए Q-3 एंड सो ऑन। अब आप मेरे को बता दो, ये जो लास्ट है इसके लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? इसके लिए मेरे पास ऑप्शन होंगे Q-P-1।
इसका मतलब q माइनस p प्लस 1 इतने ऑप्शंस होंगे। आप ऐसे देखो ना, दूसरे एलिमेंट के लिए तो q माइनस 1 ऑप्शन है, तीसरे के लिए q माइनस 2 ऑप्शन है, फोर्थ एलिमेंट के लिए q माइनस 3 ऑप्शन है, तो 10वें एलिमेंट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, q माइनस 9 ऑप्शन होंगे। 15वें एलिमेंट के लिए मेरे पास q माइनस 14 ऑप्शन होंगे। pth एलिमेंट के लिए मेरे पास q माइनस p माइनस 1 ऑप्शन होंगे, तो q माइनस p प्लस 1 आ गया। अब इन सबका प्रोडक्ट कर दो तो उतने ही तो होंगे मेरे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 2। तो देखो नंबर ऑफ वन फंक्शंस के लिए मैं क्या बताऊंगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ मैपिंग। जितने अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पे इन सेट ए के p एलिमेंट्स को सेट b के q एलिमेंट से मैप करूंगा, जितने तरीके से मैं ये वन वन मैपिंग करूंगा उतने ही तो वन वन फंक्शन बनेंगे। तो नंबर ऑफ वन वन मैपिंग यही है जो मैं लिख रहा हूं, इंटू एंड सो ऑन टिल q माइनस p प्लस 1। ये ठीक है ना। अच्छा अब इसको देखो क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे देखो q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, q माइनस p प्लस 1। अच्छा इससे अगला एलिमेंट क्या आएगा, इससे अगले वाला अगर मैं मतलब इस सीरीज को कंप्लीट करूं, मैंने क्या किया 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन, यहां पे आ जाएगा q माइनस p, इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड भी कर दिया, q माइनस p इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां तक ठीक है। अब आप बताओ ये न्यूमरेटर में क्या बन गया, 1 2 3 से लेके q माइनस p, q माइनस p प्लस 1 से लेके q तक, तो ये तो q का फैक्टोरियल नहीं बन गया, ये तो q फैक्टोरियल बन गया, और नीचे q माइनस p का फैक्टोरियल। ये बात ठीक है या नहीं। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सोच के बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं q p, p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन p, या और एक दूसरा तरीका देख लो, q फैक्टोरियल अपॉन q माइनस p फैक्टोरियल आ गया ना आंसर, इसको p फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और यहां पे p फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया, ये ठीक है, ये चल जाएगा, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताओ ये क्या बन गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, q मतलब ये q फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q माइनस p फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं q c p इंटू p फैक्टोरियल। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, q c p इंटू या p c p, p is number of ways of permutation। जैसे आप लिखते हो ना npr, वो p परम्यूटेशन वाला p है, and this is combination, combination means selection, ठीक है। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इन q एलिमेंट्स में से देखो, इसका एक दूसरा तरीका भी देख लो समझने का, दूसरा तरीका देखना, जब मैं वन वन मैपिंग करूंगा तो क्या होगा कि इन, अच्छा यहाँ पे क्या है, q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p, q बड़ा है p छोटा है, तो ठीक है, जब मैं इन p एलिमेंट्स को इन q एलिमेंट से मैप करूंगा तो ये p एलिमेंट्स सेट b के p एलिमेंट से जाके मैप हो रहे होंगे और q माइनस p एलिमेंट्स बच गए होंगे जिनका मैपिंग नहीं किया होगा। ये जो p एलिमेंट्स हैं ये कितने एलिमेंट से जाके मैप होंगे, ये सेट b के जो q एलिमेंट्स हैं उन q में से p एलिमेंट्स तो जाके मैप हो गए होंगे और q माइनस p बच गए होंगे। तो q में से पहले मैंने p सिलेक्ट कर लिए कि इन q में से कितने एलिमेंट्स मैप होंगे, और यहाँ पे p एलिमेंट्स हैं, सेट a के अंदर तो p एलिमेंट्स हैं, सेट b के मैंने p एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए, p एलिमेंट सेट a के सेट b के p एलिमेंट से मैप करने हैं एक वन वन, एक एलिमेंट से एक से जाके मैप होगा तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, p फैक्टोरियल, या ऐसे समझ सकते हो। ये बात ठीक है ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके जेई के लिए, जेई में आ जाता है, ठीक है। अच्छा अभी इवन 2018 एडवांस में क्वेश्चन आया है, इससे चेक कर सकते हो आप, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लिख लिया, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is 4
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 3। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बता दो। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, हाँ चलो कंप्लीट लिख दिया। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बनेंगे? आंसर इज 0। सेट ए से सेट बी में बना रहे हैं तो सेट बी के अंदर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, सेट बी से सेट ए में बनाने, अब तो बन जाएंगे। सेट बी से सेट ए में बना रहे हो तो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये तो ट्रू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में से 3 सिलेक्ट करेंगे और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा आंसर। 4c3 is 4 into 3 factorial is 6. आंसर इज 24। 24 वन वन फंक्शंस हम बना सकते हैं, मतलब 24 अलग अलग तरीके से मैं मैपिंग कर सकता हूं। ठीक है, सेट बी के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 एलिमेंट्स सेट बी के जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको सेट ए के 4 एलिमेंट्स से अलग अलग वेज से मैपिंग करने के कितने अलग अलग तरीके से मैं मैपिंग कर सकता हूं? 24। ठीक है, आगे आप देखो टेस्ट फॉर वन वन फंक्शन। कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं है उसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे उसका टेस्ट करेंगे? ठीक है, फर्स्ट टेस्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, जनरली जेई में काम आता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में मैं क्या करूंगा, मैं ना मान लो मेरे पास एक फंक्शन ग्राफ दिया गया है, ग्राफ दिया है मेरे को, और मेरे को पहचान ग्राफ देख के बताना है कि वो वन वन है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए तो वो वन वन नहीं होगा। ठीक है, मेरे सामने ग्राफ है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर करके देखा, मैंने सारी हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली और जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरे ग्राफ को हमेशा एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो फिर वो फंक्शन क्या होगा? वन वन होगा। तो मैंने लिखा एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ intersect the graph at only one point, then the function is one one function, otherwise not। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने चलो एक एलिप्स बना दिया, दिस इज एलिप्स। ये बताओ एलिप्स का ये जो ग्राफ है ये फंक्शन है या नहीं है? देखो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे नहीं कट कर गई, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर गई तो ये तो फेल हो गया ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो गया, नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है। अच्छा, और ये बात आपको पता हो नीचे की फंक्शन जो भी होता है ना उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। बट इसका इक्वेशन तो ऐसा कुछ होता है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ ऐसा होता है ना इसका। तो ऑब्वियसली एलिप्स का जो इक्वेशन है वो कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, ये बताओ ये ओपन है मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं मिलेगा। ये जो ग्राफ है ये फंक्शन है या नहीं है? हाँ फंक्शन तो है, मतलब वन वन फंक्शन है या नहीं है? ये वन वन फंक्शन नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखो फेल नहीं हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और उसने 2 पॉइंट पे कट कर दिया, ये भी फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन है या नहीं है? नहीं है। चलो ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लो।
अच्छा log x का, चलो log x का ग्राफ बना दिया। एक और एग्जांपल बना दिया विच इज, चलो कुछ ऐसे बना दिया ये, ठीक है। ये दो ग्राफ बताओ, ये जो तीसरा ग्राफ मैंने बनाया ये 1 1 है या नहीं है। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लो, हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पे भी देख लो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, हमेशा मेरे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है नहीं कर रही। नॉट अ, अच्छा नॉट अ 1 1 फंक्शन, नॉट अ 1 1 फंक्शन। देखो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया ना, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन नहीं है। बट 1 1 है क्या? अच्छा फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 तो होगा ही नहीं, 1 1 फंक्शन भी नहीं है। ये फंक्शन है, फंक्शन है बट 1 1 फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन भी है एंड 1 1 फंक्शन भी है, फंक्शन भी है एंड 1 1 फंक्शन भी है। ये बात ठीक है। अच्छा ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये एलिप्स जो मैंने बनाया है ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूं, अगर इस इनपुट पे चेक करूं तो दो आउटपुट नहीं मिल रहे मेरे को। इस इनपुट पे चेक करूंगा तो देखो दो आउटपुट मिल रहा है, ये पहला आउटपुट ये, तो सेट ए का एक एलिमेंट दो से जाके मैप हो गया, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। अच्छा एक बात याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए है, फंक्शन के लिए या 1 1 फंक्शन के लिए? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट 1 1 फंक्शन के लिए है, ये बात ठीक है। कोई भी फंक्शन का ग्राफ 1 1 है या नहीं है ये पहचानने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाऊंगा। फंक्शन अलग चीज है। अगर मेरे को एक फंक्शन दे दिया जाए और मेरे को पहचाने वो 1 1 है या नहीं है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ ये तो फंक्शन ही नहीं दिया, ये तो मैंने फंक्शन ही नहीं दिया आपको, ये तीन तो फंक्शन है, ठीक है। 1 1 की बात करें तो ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 ये भी नहीं है, ये दोनों 1 1 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा लोगे। सेकंड टेस्ट हम बोलते हैं मोनोटोनोसिटी टेस्ट, मोनोटोनोसिटी टेस्ट, ठीक है। नाम बड़ा बड़ा सा नाम है ना, बट इतना कोई बड़ा नहीं है, आसान सा ही है, ठीक है। तो कई बच्चे तो नाम सुन के थोड़ा सा डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, आसान है, ठीक है। सबसे पहले हाँ ठीक है, तो पहले आप मेरे को बताओ कि कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक कब होता है? अ फंक्शन विच इज either strictly increasing or strictly decreasing in its complete domain, in its complete domain is called monotonic function. In its complete domain, ये इंपॉर्टेंट है, in its complete domain is called monotonic function. फिर इसके बाद मैंने ये लिखा every monotonic function is 1 1 function. एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अच्छा 1 1 को मैं इंजेक्टिव भी बोल सकता हूँ, 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मतलब दोनों आदत होनी चाहिए आपकी, 1 1 बोलो या इंजेक्टिव बोलो, ठीक है। तो देखो एक फंक्शन जो हमेशा या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या हमेशा डिक्रीज करे कंप्लीट डोमेन में, उस फंक्शन को हम बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, वो इंक्रीज कर रहा है, करते करते इंक्रीज करता ही जा रहा है, इंक्रीज हमेशा अपनी पूरी डोमेन के अंदर इंक्रीज ही कर रहा है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे मोनोटोनिक। एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा डिक्रीज कर रहा है, हमेशा डिक्रीज होते होते हमेशा ही डिक्रीज हो रहा है, कंप्लीट डोमेन में हमेशा डिक्रीज हो रहा है, तो उसको भी मोनोटोनिक बोलेंगे। बट मान लो एक फंक्शन है जो पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो वो फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक मेरे पास फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। ये बताओ
ये जो फंक्शन है ये अपनी कंप्लीट डोमेन में, अपनी कंप्लीट डोमेन मतलब कंप्लीट x की सारी वैल्यूज के लिए हमेशा इंक्रीज ही तो कर रहा है। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। कंप्लीट डोमेन का मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो ये मोनोटोनिक होगा या नहीं होगा? ये मोनोटोनिक है। एंड 1 1 होगा या नहीं होगा? 1 1 भी है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो ये मोनोटोनिक भी है एंड 1 1 फंक्शन भी है। बट ये मोनोटोनिक नहीं है। अब देखो, पहले तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इंक्रीज, अब इसके बाद डिक्रीज। तो ये मोनोटोनिक नहीं है एंड ये 1 1 फंक्शन नहीं है। और इसमें तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं ऐसे बोलूंगा, इफ, अच्छा अगर कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर मेरा फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कंप्लीट डोमेन में, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए पहले वो इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो वो मोनोटोनिक नहीं होगा। कंप्लीट डोमेन में हमेशा इंक्रीज करे तो भी मोनोटोनिक है, कंप्लीट डोमेन के अंदर हमेशा ही डिक्रीज करे तो भी मोनोटोनिक है। हमेशा इंक्रीज करे तो भी 1 1 है, हमेशा डिक्रीज करे तो भी 1 1 है। ये बात ठीक है। अच्छा, कोई फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीज कर, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करता है तो उसका f डैश x क्या होता है? ग्रेटर देन 0। अगर कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो उसका f डैश x क्या होता है? फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है, इफ f डैश x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की दुनिया की सारी वैल्यूज के लिए, मतलब उस फंक्शन, जिस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं उसकी डोमेन के अंदर लाई करने वाली x की सारी वैल्यूज के लिए अगर f डैश x हमेशा पॉजिटिव है, या और f डैश x इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो मैं क्या बोलूंगा? देन फंक्शन f(x) इज monotonic as well as 1 1 function, as well as 1 1 function। कुछ बच्चों को ये लगता है कि अगर 1 1 फंक्शन के लिए f डैश x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मेरा फंक्शन का f डैश x, उसका डेरिवेटिव f डैश x हमेशा पॉजिटिव है तो भी वो 1 1 हो सकता है, हमेशा नेगेटिव है तो भी वो 1 1 होगा। ये बात ठीक है।